हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन क्वेश्चन को आपको बताने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी सेट में जरूर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, तो इसीलिए आप वीडियो में अंत तक बन रहिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सभी जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पर। दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन है वो है जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिस्मार्क। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण का जो श्रेय है वो बिस्मार्क को जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि बिस्मार्क कहाँ का निवासी था। तो आप याद रखिएगा कि बिस्मार्क जर्मनी का निवासी था, ठीक है, और इसे जर्मनी के एकीकरण का श्रेय माना जाता है। ठीक है, इसी से आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति हुई थी, यानी आपको बताना है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1789 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम हुआ था, यानी कि राष्ट्रवाद का सबसे पहले प्रारंभ कहाँ पर हुआ था। ठीक है, जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, इंग्लैंड में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में, और राष्ट्रवाद का सबसे पहले प्रारंभ कहाँ पर हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चलाया था, ठीक है, उसका मुख्य कारण क्या था। रॉयलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध या खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण ऑप्शन नंबर डी, खिलाफत आंदोलन था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जो है अच्छा लग रहा होगा और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, हिंद स्वराज जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है दोस्तों, तो इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था यह 1930 में चलाया गया था। ठीक है, और इसका जब थोड़ा हम पोस्टमार्टम करेंगे तो इसे किसने चलाया था, तो गांधी जी ने, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1930 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक महामंदी कब प्रारंभ हुआ। ठीक है, कि आर्थिक जो महामंदी थी, ठीक है, उसका प्रारंभ कब हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1929 ईस्वी में। ठीक है, 1929 ईस्वी में आर्थिक आर्थिक जो महामंदी है उसका प्रारंभ हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो है न्यूयॉर्क में। ठीक है दोस्तों, कहाँ है, न्यूयॉर्क में। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर है 1945 में। ठीक है, मैंने दोस्तों यहाँ पर लिख लिया है। तो स्थापना हुई थी 1945 में, हेडक्वार्टर है कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। दोस्तों आगे अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ठीक है,
जो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण हो जाता है, ठीक है, उसका मुख्य रीजन क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिक सिंचाई। ठीक है, पंजाब में अधिक सिंचाई के कारण भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि कपास के लिए उपयुक्त मृदा है। ठीक है, कपास उगाने के लिए, उसके पैदावार के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, आपको बताना है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, काली मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन रबी की फसल है? दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से चारों ऑप्शन में से कौन सा एक रबी का फसल है। चावल दोस्तों ये खरीफ की फसल है, मोटे अनाज जो होते हैं ये भी खरीफ की फसल है, और चना दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चना एक रबी की फसल है। ठीक है दोस्तों, और कपास भी क्या है, ये भी एक खरीफ की फसल है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, रेशेदार फसल है, निम्नलिखित में से कौन जो है वो रेशेदार फसल है? तो यहाँ पर जब हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे ऑप्शन का, तो काफ़ी दोस्तों ये रेशेदार नहीं होता है, जो भी नहीं होता, रबर भी नहीं होता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूट। ठीक है, जूट जो होता है वो रेशेदार, इसमें रेशा होता है। अब दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये भी दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। जो मुंबई हाई है वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तेल शोधक के लिए। ठीक है, पेट्रोलियम के लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड का कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में जो कोडरमा नामक स्थान है, ठीक है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक के लिए। ठीक है, जो कोडरमा नामक स्थान है वो अभ्रक के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार जो संगठन है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1995 में। ठीक है, और आप याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्या दोस्तों कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जब यहाँ पर हम ऑप्शन का पोस्टमार्टम करेंगे तो 5 सितंबर तो नहीं होगा, 14 नवंबर नहीं होगा, बाल दिवस होता है, 15 अगस्त नहीं होगा, और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। दोस्तों अब हम चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन संघीय राज्य नहीं है? क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन संघीय राज्य नहीं है? तो मणिपुरी, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ये सभी हैं, लेकिन दिल्ली एक संघीय राज्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत किस वस्तु का निर्यातक नहीं है? यानी कि किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? ठीक है, निर्यात मतलब क्या होता है? तो किसी भी, ठीक है, वस्तु का, किसी भी सामान का दूसरे देश में भेजना, अलग देशों में भेजना, क्या है? निर्यात है। एक होता आयात यानी कि मंगाना, किसी देश से जब अपने देश में कोई आता है तो उसे बोलते हैं आयात। ठीक है, और जब किसी वस्तु को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उसी को बोलते हैं निर्यात। काफ़ी का दोस्तों यहाँ पर होता है, तंबाकू का होता है, चाय का होता है, लेकिन यहाँ पर उर्वरक का नहीं होता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्वरक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। ठीक है, जो पश्चिमी रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कोरबा प्रसिद्ध है, यानी कि जो कोरबा नामक स्थान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है कोयले के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं जितने भी सभी लघु उत्तरीय मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जर्मनी का एकीकरण कब एवं कैसे हुआ था? क्या दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण कब एवं कैसे हुआ था?
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बिस्मार्क कौन था, ठीक है। बिस्मार्क कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध है। इसको मैंने दोस्तों अभी आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन में कराया था कि बिस्मार्क जो था वो जर्मनी के कर्ण का जन्मदाता था, ठीक है, और वह जर्मनी का ही निवासी था। बस यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट क्या है, ठीक है दोस्तों। रॉलेट एक्ट क्या होता है, ये दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। दोस्तों ये जो सभी क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही आसान से हैं, ठीक है। अगर एक बार इसको आप कहानी की तरह पढ़ लेंगे तो आपको दोस्तों जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिएगा कि रॉलेट एक्ट क्या होता है एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको मैंने अभी अभी आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन में भी कराया है। 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। भारत में महामंदी 1929 में आई थी, लेकिन उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, ये आपको बताना है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये क्वेश्चन दोस्तों इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा कारण, ठीक है। 1929 ईस्वी में महामंदी के आने के क्या कारण थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। ब्रिटेन वुड्स एक समझौता हुआ था, उसका क्या आशय होता है, उसका क्या मतलब होता है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाहों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। जब 19वीं शताब्दी में, ठीक है, जब अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा, इंटरनेशनल जो अर्थशास्त्री होते हैं उनके द्वारा जो 3 प्रकार के प्रवाह बताए गए थे वो आपको यहाँ पर उनका उल्लेख करना है, उस पर आप कमेंट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मृदा अपरदन क्या है। क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है मृदा अपरदन क्या होता है। भू क्षरण से आप क्या समझते हैं, यानी कि मृदा अपरदन की परिभाषा, ठीक है, और भू क्षरण से आप क्या समझते हैं इसका भी डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा। और इसे यानी भू क्षरण से को रोकने के कोई 4 उपाय बताइए, ठीक है। तो मृदा अपरदन क्या होता है, भू क्षरण क्या होता है, भू क्षरण के को रोकने के कोई 4 उपाय यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। बहुत ही आसान सा है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता एवं चिपको आंदोलन और जल दुर्लभता क्या होती है, ठीक है। जैव विविधता क्या होता है, चिपको आंदोलन एक चलाया गया था वो क्या होता है, और जल दुर्लभता क्या होती है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, ठीक है। जो भारतीय इकोनॉमी है उसमें कृषि का क्या महत्व होता है आपको बताना है, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि है वो हमारे प्राइमरी सेक्टर में, उसे हम प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का, एग्रीकल्चर का क्या महत्व होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता बताओ। जो भारतीय कृषि है, ठीक है, उसका कोई आप 3 विशेषता यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गन्ना एवं चावल की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का वर्णन करो। इसका मतलब ये है कि गन्ना को उगाने के लिए और चावल को उगाने के लिए, ठीक है, सबसे अच्छी परिस्थिति कौन सी हो सकती है। सबसे अच्छी परिस्थिति, नमी, तापमान, ठीक है, ये सब कैसा हो सकता है आपको यहाँ पर बताना है कि अगर आप गन्ना उगा रहे हैं, चावल उगा रहे हैं तो उसके लिए तापमान कितना होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आधात्विक खनिज क्या है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आध्यात्मिक खनिज क्या है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है।
यानी कि संरक्षण का मतलब होता है बचाव। तो हमें खनिजों के बचाव के लिए बचाव क्यों आवश्यक है, हम उसे क्यों बचाना चाहते हैं, कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो यहीं पर आपको उस रीजन को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सड़क परिवहन के कोई 3 लाभ बताइए। बहुत ही आसान सा है कि सड़क परिवहन के कोई 3 लाभ यहाँ पर आपको बताना है। दोस्तों इतने थे लघु उत्तरीय प्रश्न, आप केवल इतना ही अच्छे से पढ़ लेना है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में। दोस्तों यहाँ पर हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है किन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। यानी कि आपको किसी भी 2 देश को ले लेना है, ठीक है, और उसमें बताना है कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए थे, वही आपको यहाँ पर लिख देना है। वो भी दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो आपको अच्छे से तैयार करना होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ये आपको दोस्तों विस्तार में पढ़ना है, कब हुई, क्या कारण थे, ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। अगला क्वेश्चन है वियना संधि सम्मेलन कब और कहाँ हुए थे। ठीक है, एक संधि हुई थी, ठीक है दोस्तों। अब वियना संधि, उसका सम्मेलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न के पहले क्वेश्चन में बता दिया था, जर्मनी और इटली के एकीकरण को समझाइए। यानी कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ था, ठीक है, किस सन में हुआ था, इटली का एकीकरण कब हुआ था, किस सन में हुआ था, आपको यहाँ पर समझाना है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है। दोस्तों जैसे कि लेसन ही फर्स्ट हमारा है यूरोप में राष्ट्रवाद। अगला क्वेश्चन है, अगला जो लेसन है वो है भारत में राष्ट्रवाद। तो यहाँ पर पूछा है कि राष्ट्रवाद आखिर क्या होता है, आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन को लिखिए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी के द्वारा 3 आंदोलन प्रमुख जो चलाए गए थे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन चलाए गए थे, ठीक, 1920, 1930, 1942 में। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और आप इस आंदोलन को, इन तीनों आंदोलन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन क्या है। क्या दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन क्या है, संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। यानी कि प्राकृतिक संसाधन आखिर क्या होता है और इसको, इसके बचाव के लिए, इसके संरक्षण के लिए आखिर क्या आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, हम इसे क्यों बचाते हैं, कोई ना कोई तो रीजन होगा, जहाँ पर आपको रीजन लिखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के प्रकार लिखो। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत में जितनी प्रकार की 7-8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पर आपको अच्छे से लिख देना है। ठीक है दोस्तों, और आपको पूरे का पूरा नंबर यहाँ पर अच्छे से मिल जाएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कृषि की प्रमुख समस्याओं को लिखिए। यानी कि भारत में जो लोग कृषि कर रहे हैं उसकी प्रमुख समस्याएं क्या हैं, ठीक है, उनको कौन कौन सी समस्याएं का सामना करना पड़ता है, यहाँ पर आपको लिखना है। बहुत ही आसान सा दोस्तों, इसको आप बना कर भी अच्छे से लिख सकते हैं कि भारत में कृषि की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है दोस्तों, वैश्वीकरण क्या होता है, ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है। जैसा कि आप सब जानते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 थे, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर आपको बताना है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, आसान सा है। और 1991 में रिफॉर्म्स बदलाव हुए थे, उसी के तहत आपको ये पढ़ लेना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत की मुख्य फसलों पर एक टिप्पणी लिखिए। भारत की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, यहाँ पर आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी फसल आप यहाँ पर ले सकते हैं जो भारत में मुख्य फसलें के रूप में जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालिए। वितरण माने मतलब बंटवारा, जो लौह अयस्क जो प्राप्त होते हैं, ठीक है, उसके वितरण के लिए
उसके वितरण पर आपको प्रकाश डालना है, ठीक है, कि लोहा कहाँ कहाँ से मिलता है, किस तरह से खान का नाम क्या है, ठीक है, वही आपको यहाँ बताना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है? जो भारत में, हमारे देश में जो सौर ऊर्जा का जो भविष्य है इतना उज्जवल क्यों है? यहाँ पर आज आधा जा होगा, ठीक है, उज्जवल क्यों है। अगला क्वेश्चन है, परिवहन एवं संचार के किसी प्रमुख साधनों को लिखिए। जो परिवहन होते हैं तो संचार का जो माध्यम है, ठीक है, परिवहन मतलब जैसे कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, परिवहन हो गया। संचार का मतलब क्या होता है? तो जब आप, ठीक है, फोन पे बात करते हैं, संचार हो गया। तो इसके प्रमुख कुछ ना कुछ प्रमुख साधन होंगे, यही आपको लिखना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो टिप्पणी में आपसे पूछेगा, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है और राज्य राजमार्ग क्या होता है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। दोस्तों ये थे सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन और अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जितने सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसमें संपूर्ण बुक के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है उसको बता दिया है, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको बता दिया है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, एवं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।